नमस्कार दोस्तों, अरविंदम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम क्लास 10th का सेकंड टेस्ट पेपर देखेंगे जो मैंने NCERT बुक से अपने हाथों से तैयार किया है दोस्तों। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। 2 और टेस्ट पेपर आएंगे, 4 टेस्ट पेपर हो जाएंगे और आपके 4 टेस्ट पेपर में से पूरा पेपर आपके बैठ जाएगा दोस्तों। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है हमारा, कोयले का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो दोस्तों कोयले का दहन एक संयोजन अभिक्रिया है क्योंकि जो कोयला होता है उसमें कार्बन होती है और उसके दहन के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए O2। तो हमारा क्या बन गया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। अर्थात यहाँ दोनों अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद बना रहे हैं, इसलिए यहाँ संयोजन अभिक्रिया होगी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमक्खी के डंक का इलाज किससे किया जा सकता है। तो दोस्तों मधुमक्खी के डंक का इलाज खाने का सोडा या मीठा सोडा होता है, उससे अपन इलाज कर सकते हैं। अर्थात मधुमक्खी का डंक होता है उसमें मेथेनोइक अम्ल होता है जिसके कारण अपने शरीर में जलन व दर्द उत्पन्न होती है। उसे शांत करने के लिए हम खाने का सोडा या मीठा सोडा लगाते हैं जिस जगह पर डंक मारा है, या उसकी जगह हम जो बेकिंग सोडा उसका उपयोग करते हैं। और जो बेकिंग सोडा और जो खाने का सोडा उसका रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो हमारा आंसर होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका सूत्र होता है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनाबार किसका अयस्क है। तो दोस्तों सिनाबार एक मरकरी का अयस्क है दोस्तों। ATP के अंतस्थ फास्फेट के विखंडन से मुक्त ऊर्जा का मान है। अर्थात जो हमारी ATP है वो एक बार जब श्वसन क्रिया होती है तो मनुष्य को 30.5 किलो जूल प्रति मोल ATP प्राप्त होती है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कौन सी कोशिकाओं में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। तो दोस्तों जब हम हार्ड वर्क करते हैं तो हमारी पेशियों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और पेशियों में अवायवीय श्वसन हो जाता है और अवायवीय श्वसन के कारण पेशियों में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। और उसी लैक्टिक अम्ल के कारण जब हम जिम करते हैं या खेत पर कोई काम करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, तो उस लैक्टिक अम्ल के कारण पेशियों में दर्द और ऐंठन उत्पन्न होती है। अर्थात जो लैक्टिक अम्ल है वो उसका निर्माण पेशी कोशिकाओं में होता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि मिट्टी अधिक अम्लीय हो जाए तो पौधे उगाने के लिए मिट्टी में क्या मिलाते हैं। यदि हमारी मिट्टी अधिक अम्लीय हो गई है तो हम उसमें वापस उसको उपजाऊ बनाने के लिए चूना मिलाते हैं दोस्तों। क्या मिलाते हैं, चूना। लेकिन आपकी मिट्टी यदि क्षारीय होगी, क्या होगी, क्षारीय, तो हम क्या मिलाएंगे, सल्फर मिलाएंगे दोस्तों, याद रखना। यदि मिट्टी क्षारीय हो गई तो सल्फर और अम्लीय होगी तो चूना मिलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की लार में पाए जाने वाला एंजाइम है। तो दोस्तों मनुष्य की लार में एमिलेज एंजाइम पाया जाता है जिसे हम टाइलिन एंजाइम भी कहते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति में सामान्य रक्तदाब का मान होता है। तो दोस्तों एक स्वस्थ व्यक्ति में 120/80 mmHg रक्तदाब होता है। बहुत से कंपटीशन एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ चुका है और बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत सी बार क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मटर के प्रतान आधार पर या सहारे से लिपट जाते हैं, इसका उदाहरण है। तो दोस्तों इसमें सपर्शानुवर्तन गति है। कौन सी गति है, सपर्शानुवर्तन। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f में क्या संबंध है। तो दोस्तों r = 2f, अर्थात जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी से दुगनी होती है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धि संदमन करने वाला पादप हार्मोन है। अर्थात वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन कौन सा है। तो एस्बिसिक अम्ल दोस्तों, एस्बिसिक एसिड। जल का अपवर्तनांक है। तो दोस्तों जल का अपवर्तनांक 1.33 होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। खालिस्तान ग्रंथि से एड्रिनलिन हार्मोन स्रावित होता है।
अर्थात एड्रिनलिन हार्मोन कौन सी ग्रंथि से स्रावित होता है? उसका नाम है अधिवृक्क ग्रंथि। कौन सी? अधिवृक्क, जिसे हम एड्रिनल ग्रंथि भी कहते हैं। इससे एड्रिनलिन हार्मोन स्रावित होता है दोस्तों। और एड्रिनलिन हार्मोन को करो या मरो हार्मोन भी कहा जाता है। खालिस्तान को भारत के वाटरमैन के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डॉक्टर राजेंद्र सिंह को भारत का वाटरमैन भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नामक यंत्र से रक्तदाब मापा जाता है। तो दोस्तों रक्तदाब मापने के लिए एक यंत्र है, उसका नाम है स्पाइग्मोमेनोमीटर। स्पाइग्मोमेनोमीटर रक्तदाब मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है दोस्तों। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है? तो दोस्तों जैसे ये हमारा कोई दर्पण है, ये इसका ध्रुव है और ये इसका फोकस है। तो ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? फोकस दूरी। अर्थात हम उसे क्या कहेंगे? ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? फोकस दूरी, जिसे हम स्मॉल एफ से दर्शाते हैं। कोलिफॉर्म जीवाणु मानव की खालिस्तान में पाया जाता है। तो दोस्तों कोलिफॉर्म जीवाणु मनुष्य की आंत में पाया जाता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो दोस्तों विद्युत धारा का एसआई मात्रक है एम्पियर। क्या है? एम्पियर। चलिए अति लघुत्तरात्मक प्रश्न पहला देखिए। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच कितना होता है? दोस्तों मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसे हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 भी कहते हैं और इसका पीएच मान होता है 10। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? 10। धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति सामान्यतः कैसी होती है? तो दोस्तों धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। कैसी होती है? क्षारीय। पादपों के दो अवशिष्ट उत्पादों के नाम। तो दोस्तों पादप के दो अवशिष्ट उत्पाद है रेजिन और गोंद। रेजिन और गोंद। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है? तो हमारे मस्तिष्क में सोचने का काम अग्र मस्तिष्क करता है। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अग्र मस्तिष्क हमारे मस्तिष्क में सोचने का कार्य करता है। जिप्सम का रासायनिक नाम। तो सबसे पहले जिप्सम का सूत्र CaSO4.2H2O होता है। अर्थात CaSO4.2H2O, इसे हम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट कहते हैं दोस्तों। नींबू के रस का पीएच कितना होता है? तो नींबू के रस का पीएच मान 2.2 होता है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक ओरस्टेड होता है। क्या होता है? ओरस्टेड। मानव निर्मित पारितंत्र का उदाहरण है। मनुष्य द्वारा निर्मित पारितंत्र है खेत, क्योंकि खेत में फसल भी होती है, मिट्टी भी होती है। खेत में कवक, जीवाणु, विषाणु भी होते हैं, पक्षी भी होते हैं, चूहे भी होते हैं। तो वो एक पारितंत्र, कृत्रिम पारितंत्र खेत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में पाए जाने वाली अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथि है। अर्थात ऐसी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी भी है और बहिःस्रावी भी है, उसका नाम है अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि अंतःस्रावी भी है और बहिःस्रावी भी है, क्योंकि अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन का नाम है इंसुलिन। और बहिःस्रावी इसलिए है क्योंकि ये एंजाइम का स्राव भी करती है जो हमारे पाचन में सहायक है। किसी विलयन की उदासीन प्रकृति के लिए पीएच का मान कितना होता है? यदि कोई विलयन उदासीन है तो उसके लिए पीएच का मान 7 होना चाहिए। 7 से कम अम्लीय
और 7 से ज़्यादा क्षारीय। UNEP का पूरा नाम क्या है? तो यू का अर्थ हो गया यूनियन, एन का अर्थ हो गया नेशनल, ई का अर्थ हो गया एनवायरनमेंट और पी का हो गया प्रोग्राम, अर्थात संयुक्त राष्ट्र एनवायरनमेंट प्रोग्राम। कोयले का संगठन बताइए। तो दोस्तों कोयले में कार्बन भी होती है, हाइड्रोजन भी होती है, नाइट्रोजन भी होता है, सल्फर भी होता है। तो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और सल्फर की मात्रा कोयले में पाई जाती है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि गर्म CuO कॉपर ऑक्साइड पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए तो क्या होगा? दोस्तों हमको कॉपर ऑक्साइड पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करनी है, तो ये हो गया CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस H2। जब हम इसे गर्म करके H2 गैस प्रवाहित करेंगे तो कॉपर से ऑक्सीजन अलग हो जाएगी, अर्थात कॉपर हमें को प्राप्त हो जाएगी, H2O बन जाएगा। यदि गर्म कॉपर ऑक्साइड पर H2 गैस प्रवाहित की जाए तो इसका रंग भूरा हो जाता है एवं कॉपर प्राप्त होती है, अर्थात जब कॉपर ऑक्साइड पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करेंगे तो हमको कॉपर और जल प्राप्त होगा। दोस्तों यहाँ देखो रेडॉक्स अभिक्रिया हो रही है, CuO से ऑक्सीजन बाहर निकल रही है, अर्थात CuO का Cu में अपचयन हो रहा है, जबकि H2O में ऑक्सीजन का योग हो रहा है, तो H2 का H2O में उपचयन हो रहा है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन एवं प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की अभिक्रियाएं हैं? इनका संतुलित समीकरण दीजिए। श्वसन, तो दोस्तों आपको पता है जब हम भोजन करते हैं तो उसमें ग्लूकोज की मात्रा होती है, ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, और जब श्वास लेने तो श्वास लेंगे तो क्या जाएगी? ऑक्सीजन जाएगी, अर्थात जो ऑक्सीजन होती है वो ग्लूकोज का विखंडन कर देती है। तो श्वसन लेते हैं तो हमको ऊर्जा मिलती है शरीर में, क्योंकि जो ग्लूकोज है उसका ऑक्सीजन विखंडन करती है और विखंडन के बाद बहुत सारी ऊर्जा बाहर निकलती है। तो जब ऊर्जा बाहर निकल रही है तो कौन सी विक्रिया होगी? ऊष्माक्षेपी, अर्थात श्वसन एक ऊष्माक्षेपी विक्रिया है। देखिए विक्रिया C6H12O6 ग्लूकोज प्लस 6O2 अर्थात ऑक्सीजन, तो यहाँ 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा, अर्थात यहाँ बहुत सारी ऊर्जा बाहर निकलती है जो हमारे शरीर को कार्य करने के लिए आवश्यक होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जिसे हम श्वसन द्वारा बाहर निकाल देते हैं, और जल भी इसमें बनता है, तो जल को हम मूत्र द्वारा बाहर उत्सर्जित कर देते हैं दोस्तों। अब देखते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण एक ऊष्माशोषी विक्रिया है, क्योंकि इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आपको पता है कि जो प्रकाश संश्लेषण है उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल चाहिए और सूर्य का प्रकाश चाहिए। तो 6CO2 प्लस 6H2O, सूर्य का प्रकाश मिलते ही क्या बन जाएगा? ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 6O2, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य का प्रकाश पौधे को मिलते ही वो क्या बढ़ाएगा? ग्लूकोज बढ़ाएगा। क्या बढ़ाएगा? ग्लूकोज अपना भोजन बना लेगा और ऑक्सीजन को बाहर निकाल देगा। तो यहाँ पे ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए कैसी विक्रिया? ऊष्माशोषी। और दोस्तों जो मरुद्भिद पौधे होते हैं वो क्या करते हैं? रात में CO2 ग्रहण कर लेते हैं और एक मध्य वाला उत्पाद बनाते हैं, लेकिन जब सुबह वापस सूर्य का प्रकाश मिलते ही अपना अंतिम उत्पाद बना लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखिए। तो दोस्तों प्रकाश का अपवर्तन हम जानते हैं, जैसे ये कोई पारदर्शी माध्यम है, तो जब प्रकाश की किरण आती है, ये कोई पारदर्शी माध्यम है, जब कोई प्रकाश की किरण यहाँ से आई, इसे टकराई और अपनी दिशा से विचलित हो गई, इसको जाना इधर था लेकिन ये इधर चली गई, अर्थात अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। जब हम इसके ऊपर अभिलंब खींचते हैं ये विलंब और इसको जाना इधर था, तो ये विलंब के थोड़ी पास आ जाती, क्योंकि यहाँ माना ये वायु थी और यहाँ क्या था? कांच। दोस्तों मैंने पूरा प्रकाश वाला जो पार्ट है डाल रखा है, मैं नीचे डाल दूंगा, आप आराम से देख सकते हो पूरा चैप्टर। तो यहाँ हम देखेंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर होता है। ज्या मीन्स साइन, इसे स्नेल का नियम कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्नेल का नियम किसे कहते हैं? कि जो अपवर्तन है उसमें आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात हमेशा स्थिर होता है, इसे स्नेल का नियम कहते हैं, अर्थात साइन आई अपॉन साइन आर इजिकल टू कॉन्स्टेंट। इसे हम क्या कहते हैं? स्नेल का नियम। साइन आई अपॉन साइन आर इजिकल टू कॉन्स्टेंट का अर्थ क्या है? स्थिर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 100 वाट के बल्ब का प्रतिदिन 10 घंटे उपयोग किया जाता है, अर्थात जो 100 वाट का बल्ब है उसको हम रोजाना 10 घंटे जलाते हैं। यदि विद्युत ऊर्जा की दर 4 रुपये प्रति यूनिट है तो 30 दिन में कुल विद्युत खर्च की गणना कीजिए। तो प्रतिदिन की ऊर्जा अर्थात 100 वाट का बल्ब है उसको 10 घंटे हम जला रहे हैं, तो अर्थात 100 वाट इंटू 10 घंटा, 100 वाट इंटू 10 हावर्स, अर्थात क्या हो गया 1000 वाट घंटा। तो 30 दिनों के लिए, तो इससे हम 30 से गुणा करेंगे, 30 इंटू 1000 अर्थात 30,000 वाट घंटा हो गया। अब हम बदलेंगे इसको किलो वाट में, तो इसमें 1000 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 30 किलो वाट। और जो किलो वाट घंटा है उसको हम क्या कहते हैं यूनिट। 1 किलो वाट घंटा बराबर 1 यूनिट, अर्थात ये कितना हो गया 30 यूनिट हो गया। तो 30 यूनिट को हम 4 रुपये से गुणा कर लेंगे तो हमारा आंसर 120 आ जाएगा। दोस्तों बहुत सारे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है और जो 10th बोर्ड का एग्ज़ाम है उसमें भी ऐसा क्वेश्चन आने की संभावना है, तो आप आराम से ऐसा क्वेश्चन को समझ लें। सबसे पहले हम जो अपने को उपकरण दे रखा है उसके वाट को जितने घंटे उपयोग कर रहे हैं उससे गुणा कर लेंगे तो 1000 वाट घंटा आ गया। फिर 30 दिनों के लिए है तो 30 से गुणा कर लेंगे तो 30,000 वाट घंटा आ गया। फिर हम इसको बदलेंगे 1 किलो वाट में, किलो वाट घंटा में। किलो वाट घंटा में बदलने के लिए 1000 का भाग देंगे, 1000 का भाग दिया 30 किलो वाट घंटा आ गया। और 1 किलो वाट घंटा का अर्थ है 1 यूनिट, तो यहाँ 30 यूनिट हो गया। और 4 रुपये की दर है तो 4 से गुणा कर लिया और अपना आंसर 120 आ गया। देखिए यदि सूर्य से पौधे को 20,000 यदि सूर्य से पौधे को 20,000 जूल ऊर्जा प्राप्त हो रही है तो निम्न आहार श्रृंखला में शेर को कितनी ऊर्जा मिलेगी। अर्थात सूर्य से पौधे को मिल रही है 20,000, कितनी मिल रही है 20,000, तो शेर को कितनी मिलेगी, बीच में हिरण भी है। तो दोस्तों जब हम मैंने ऊर्जा प्रवाह पढ़ते हैं, ऊर्जा प्रवाह, तो ऊर्जा प्रवाह में जब ऊर्जा एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जाती है तो 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है, बाकी 90% ऊर्जा खत्म हो जाती है, अर्थात वातावरण में मिल जाती है। तो जो सूर्य है उससे मिल रही है पौधे को 20,000, तो पौधे को मिलेगी 2,000, 20,000 का 10% 2,000। फिर पौधे से हिरण को मिलेगी 10%, अर्थात 2,000 का 10% 200 जूल। फिर हिरण से मिलेगी शेर को, अर्थात 200 का 10%, अर्थात शेर को मिलेगी 20 जूल ऊर्जा। तो शेर को 20 जूल ऊर्जा प्राप्त होगी। चाहे कितनी भी ऊर्जा दे रखी हो, आप 10% के हिसाब से आगे एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में पहुंचाते रहे दोस्तों, तो आपको आंसर मिल जाएगा। लोहे की कठोरता बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, इससे स्टेनलेस स्टील किस प्रकार प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों जो लोहा होता है वो बहुत ही नरम होता है, उसमें हम कठोरता लाने के लिए कार्बन मिलाते हैं, 0.05% कार्बन मिलाते हैं, इससे लोहा कठोर और प्रबल हो जाता है। और जो स्टेनलेस स्टील है उसका निर्माण लोहा, निकल और क्रोमियम, अर्थात लोहा Fe प्लस निकल Na प्लस क्रोमियम Cr, इन तीनों को मिलाते हैं, लोहा, निकल और क्रोमियम, तो हमको स्टेनलेस स्टील प्राप्त होती है, इस पर जंग नहीं लगती है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का किस रूप में संचय किया जाता है। तो दोस्तों जो पौधे होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट का संचय मंड के रूप में करते हैं, और जब इनको भोजन की आवश्यकता होती है तो इससे मंड से धीरे धीरे जो मंड है वो खर्च होता रहता है। इसी प्रकार जो मनुष्य है वो भी कार्बोहाइड्रेट का संचय करता है ग्लाइकोजन के रूप में। तो पौधे तो करते हैं कार्बोहाइड्रेट का संचय मंड के रूप में, और मनुष्य करते हैं ग्लाइकोजन के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डिश में कॉपर चूर्ण लेकर उसे गर्म करने पर क्या परिणाम प्राप्त होते हैं, लिखिए। एक कॉपर चूर्ण ले लिया, 2Cu+O2, इसे गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड, अर्थात कॉपर ऑक्साइड की काली परत प्राप्त होती है। 2Cu+O2 2CuO, कॉपर ऑक्साइड की काली परत प्राप्त होती है। दोस्तों यहाँ देखो क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन का योग हो रहा है। कॉपर चूर्ण को गर्म करने पर कॉपर चूर्ण की सतह पर कॉपर ऑक्साइड की काली परत चढ़ जाती है, अर्थात हमको कॉपर ऑक्साइड की काली परत मिलती है। अपमार्जक क्या होते हैं, पारितंत्र में इनकी क्या भूमिका है। तो दोस्तों कुछ जीवाणु और कवक ऐसे होते हैं कि मरे हुए जो जीव है उनका अवशेषों का अपमार्जन करते हैं, उनको जटिल कार्बनिक पदार्थों से सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदलते हैं, और वापस वो जो अकार्बनिक पदार्थ है मिट्टी में मिल जाते हैं और वापस उत्पादकों द्वारा पुनः उपयोग में लाए जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अपमार्जक क्या होते हैं।
यहाँ अपमार्जक जो दोस्तों अपना जो कपड़े धोने का अपमार्जक है वो नहीं है, यहाँ जीवाणु और कवक है। जो कपड़े धोने का अपमार्जक होता है वो भी सफाई का काम करता है, और यहाँ पे जो जीवाणु वो भी सफाई का काम करते हैं, पर्यावरण की सफाई करते हैं। तो अपमार्जक क्या होते हैं और इनके परितंत्र में क्या भूमिका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्म जीव जो मृत अवशेषों का अपमार्जन करते हैं अपमार्जक कहलाते हैं। अर्थात कुछ जीवाणु और कवक ऐसे हैं और जो सूक्ष्म जीव ऐसे हैं कि वो मरे हुए जीवों के अवशेषों का अपमार्जन करते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, अपमार्जक। क्योंकि ये जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं। जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं, जो वापस मृदा में चले जाते हैं तथा उत्पादकों द्वारा पुनः उपयोग में लाए जा सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार जो कार्बनिक पदार्थ का स्तर बना रहता है। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। तो दोस्तों विस्थापन अभिक्रिया में जैसे माना कि AB+CD है, इनकी अभिक्रिया होगी तो क्या होगा, ए तो जाएगा डी के और सी जाएगा बी, अर्थात दोनों आपस में एक दूसरे द्वारा विस्थापित हो जाते हैं। तो क्या बन जाएगा AD+BC। इसे हम कहेंगे, सॉरी ये द्विविस्थापन वाला है। विस्थापन की बात करें AB+C, अर्थात जो C है वो B को विस्थापित कर देगा, क्या बनाएगा AC+B। जो मैंने पहले बताया वो द्विविस्थापन वाला था, ये विस्थापन। जब कोई अभिकारक का एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो यह क्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अर्थात कोई अभिकारक का एक तत्व दूसरे यौगिक से उसके तत्वों को विस्थापित कर देता है, उसे क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। जैसे Zn+CuSO4, तो यहाँ पे Zn अधिक अभिक्रियाशील है तो ZnCu को विस्थापित कर देगा और ZnSO4 बना लेगा और C को ये बाहर निकाल देगा। तो दोस्तों जो विस्थापन अभिक्रिया है इसमें अभिक्रियाशीलता का क्रम चलता है, अर्थात सबसे अभिक्रियाशील है पोटेशियम, उससे कम है सोडियम, उससे कम कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, लेड, कॉपर, हाइड्रोजन, सिल्वर और मरकरी। तो ये अभिक्रियाशीलता क्रम है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील है पोटेशियम और सोडियम और सबसे कम है मरकरी और सिल्वर। तो दोस्तों जो अधिक अभिक्रियाशील धातु है वो अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक से विस्थापित कर देती है, जैसा कि यहाँ हुआ है, जिंक ने कॉपर को विस्थापित कर दिया और ZnSO4 बना लिया। तो ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव निम्नीकरण व अजैव निम्नीकरण पदार्थ किसे कहते हैं। अर्थात ऐसे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं उन्हें तो कहेंगे जैव निम्नीकरण, और जो नहीं होते वो अजैव निम्नीकरण। देखिए जैव निम्नीकरणीय, ऐसे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा आसानी से अपघटित हो जाते हैं जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। जैसे कागज, लकड़ी, पत्तियाँ और वस्त्र, ये आसानी से अपघटित हो जाते हैं। अजैव निम्नीकरण, ऐसे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित नहीं होते हैं अजैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। जैसे प्लास्टिक है, पीड़कनाशी है, पॉलीथीन है, ये कभी अपघटित नहीं होती है, इसलिए इन्हें अजैव निम्नीकरणीय कहते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 ओम, 6 ओम, 8 ओम प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। अर्थात हमारे पास 3 प्रतिरोध है, एक 4 ओम का है, एक 6 ओम का है, एक 8 ओम का है। इसको हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो सूत्र हमको पता है R1 + R2 + R3, तीनों को जोड़ लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 18 ओम। अर्थात तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, 18 ओम। लिंग सूत्र व अलिंग सूत्र क्या है, सेक्स क्रोमोसोम और नॉन सेक्स क्रोमोसोम। अर्थात लिंग सूत्र व अलिंग सूत्र। लिंग सूत्र किसे कहते हैं, वे गुणसूत्र जो लिंग का निर्धारण करते हैं, अर्थात X और Y। अलिंग वे गुणसूत्र जो लिंग का निर्धारण नहीं करते लेकिन कुछ अन्य विशेष गुणों लक्षणों का निर्धारण करते हैं, उन्हें अलिंग गुणसूत्र कहते हैं। देखिए लिंग सूत्र, वे गुणसूत्र जो लिंग का निर्धारण करते हैं लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। ये X व Y 2 होते हैं। अलिंग गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र के अतिरिक्त शेष गुणसूत्र जो शरीर के सभी लक्षणों का निर्धारण करते हैं अलिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। मानव में 22 जोड़ी अलिंग सूत्र होते हैं, अर्थात 22 जोड़ी का अर्थ क्या होगा, 44 गुणसूत्र तो होते हैं अलिंग गुणसूत्र, और बाकी के जो 2 गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं लिंग गुणसूत्र। महिला में दोनों गुणसूत्र ये XX होते हैं और पुरुष में ये X और Y होते हैं, और ये लिंग का निर्धारण करते हैं, इसलिए इन्हें लिंग गुणसूत्र भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्या होता है जब चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है? अर्थात जो चूने का पानी है उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है? तो चूने का पानी का सूत्र होता है CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और उसमें हम डाल रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो CaCO3 का निर्माण होता है प्लस जल बनता है, अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। तो ये क्रिया आपको लिखनी है। जिंक धातु की सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया Zn प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड 2NaOH, तो हमको लवण मिलता है Na2ZnO2 प्लस H2 गैस बाहर निकलती है। इसे हम सोडियम जिंकेट कहते हैं, जो कि एक लवण है सोडियम जिंकेट, और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है क्योंकि यहाँ धातु की क्षार से विक्रिया हो रही है तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बुझे हुए चूने के साथ क्लोरीन की क्रिया। तो बुझा हुआ चूना वापस वही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन Cl2, तो यहाँ हमको CaOCl2 अर्थात विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। इसे ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं और जल बनता है। बुझा हुआ चूना CaOH2 प्लस Cl2 क्या हो गया? क्लोरीन। तो अभिक्रिया हो गई तो क्या बन गया? CaOCl2 अर्थात कैल्शियम परऑक्सी क्लोराइड, इसे हम विरंजक चूर्ण भी कहते हैं। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, इसका नाम क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। मानव श्वसन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। दोस्तों ये बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं इसका अलग से वीडियो बनाऊंगा। मानव श्वसन तंत्र का, पाचन तंत्र का, उत्सर्जन तंत्र का और मानव हृदय का अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, तो इसके लिए मैं अलग वीडियो डाल दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अति भारण व लघु पतन से आप क्या समझते हैं? तो दोस्तों अति भारण है ओवरलोडिंग, अर्थात जब हम हमारे सभी उपकरण एक साथ चलाते हैं तो विद्युत धारा की अधिक आवश्यकता होती है, अधिक मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो उसे कहते हैं ओवरलोडिंग या अति भारण। देखिए किसी परिपथ में मात्रा से अधिक मात्रा में धारा प्रवाह होना अति भारण कहलाता है, अर्थात किसी परिपथ में मात्रा से अधिक मात्रा में धारा प्रवाहित हो जाती है तो उसे हम अति भारण या ओवरलोडिंग कहते हैं। ऐसा कब होता है? जब हीटर, गीजर, फ्रीज, मोटर सभी उपकरण एक साथ चलते हैं तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। जब सभी उपकरण एक साथ चलते हैं तो मात्रा से अधिक मात्रा में धारा प्रवाहित होती है, जिसे हम अति भारण कहते हैं दोस्तों। अब देखते हैं लघु पतन। लघु पतन क्या? शॉर्ट सर्किट, इससे क्या कहते हैं? लघु पतन, शॉर्ट सर्किट। तो दोस्तों जब दोनों तार, विद्युन्मय तार और उदासीन तार किसी कारण से संपर्क में आ जाते हैं तो पिघलकर टूट जाता है, इसे हम लघु पतन कहते हैं। किसी विद्युत यंत्र में विद्युन्मय अर्थात पॉजिटिव तार और उदासीन तार अर्थात ऋण वाला तार सीधे संपर्क में आ जाते हैं। किसी विद्युत यंत्र में विद्युन्मय एवं उदासीन तारों के सीधे संपर्क में आने के कारण तार अधिक गर्म होकर टूट जाता है, यह घटना लघु पतन कहलाती है। शॉर्ट सर्किट सभी जानते हैं, जब दोनों तार संपर्क में आ जाते हैं तो विद्युत जो तार है वो गर्म होकर टूट जाता है, इसे क्या कहते हैं? लघु पतन। इसके उपाय के लिए हम क्या काम लेते हैं? फ्यूज, क्योंकि जब भी हमारे ओवरलोडिंग होगी या शॉर्ट सर्किट होगा तो फ्यूज गर्म होकर उसका तार टूट जाएगा, परिपथ हमारा कट जाएगा, तो हमारे किसी उपकरण को और परिपथ को कोई हानि नहीं होगी। तो विद्युत परिपथ में लगा फ्यूज विद्युत परिपथ तथा साधित्र को अति भारण के कारण होने वाली क्षति से बचाता है। फ्यूज में होने वाला जूल तापन फ्यूज को पिघला देता है, जिससे विद्युत परिपथ टूट जाता है। अर्थात जूल तापन के नियम के अनुसार फ्यूज का जो तार है वो गर्म होकर टूट जाएगा तो विद्युत परिपथ टूट जाएगा, हमारे साधित्र को नुकसान नहीं होगा और परिपथ को कोई नुकसान नहीं होगा। तो इस प्रकार फ्यूज लघु पतन और अति भारण दोनों स्थितियों से हमें बचाता है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल के द्विसंकर आरेख बनाइए। तो दोस्तों मेंडल का जो द्विसंकर संकरण है उसका आरेख बनाना है और उसका फिनोटाइप लक्षण प्रारूप अपने को लिखना है। तो दोस्तों यहाँ द्विसंकर अर्थात हम दो विपर्यासी लक्षण लेंगे। तो दोस्तों दो लक्षण हमने ले लिए, जब शुद्ध गोल पीला और शुद्ध झुर्रीदार हरा, दो बीज ले लिए। एक तो ले लिया गोल पीला, उसका कलर कैसा है? गोल और पीला है। दूसरा झुर्रीदार और हरा है, उनके मध्य हम संकरण करवाएंगे।
तो यहाँ ले लिया हमने शुद्ध गोल, गोल को हमने लिख लिया राउंड कैपिटल आर, पीले को लिख लिया कैपिटल वाई, जुरीदार को लिख लिया हमने स्मॉल आर और हरे को लिख दिया हमने स्मॉल वाई। तो इस प्रकार हमने ये युग्मक लिए आर आर वाई वाई, आर आर वाई वाई, अर्थात शुद्ध जुरीदार हरे व जुरीदार बीज। तो इनकी युग्मक निकालेंगे तो आर वाई और आर वाई, इधर से आर वाई और आर वाई। तो जब इनको मिलाएंगे ऐसे तो हमारे को सभी जो पौधे हैं F1PD में शुद्ध गोल पीले, अशुद्ध गोल पीले मिलेंगे। क्योंकि अशुद्ध इसलिए क्योंकि देखो यहाँ आर वापस स्मॉल आर आ गया, इसलिए कैसे हैं अशुद्ध गोल पीले। तो अब दोस्तों यहाँ मेन ध्यान देने योग्य बात है, F1PD में सभी अशुद्ध गोल पीले पौधे प्राप्त होते हैं, अर्थात सभी अशुद्ध गोल पीले बीज वाले पौधे प्राप्त होते हैं। यहाँ से हम युग्मक निर्माण करेंगे। तो यहाँ आपको ध्यान देने योग्य बात है, इसको यहाँ समझना है। देखो ये सारणी अपने को परीक्षा में बनानी है। तो हमारे पास जैसे आर आर वाई और वाई है, तो यहाँ से हमको 4 युग्मक निकालने हैं F2PD के लिए। तो हम ऐसा करेंगे, पहले तो हम ले लेंगे दोनों कैपिटल आर और कैपिटल वाई, फिर दूसरी बार में हम लेंगे कैपिटल आर और स्मॉल वाई, ठीक है। फिर तीसरी बार में स्मॉल आर और कैपिटल वाई, फिर दूसरी बार में दोनों ही स्मॉल ले लेंगे। तो दोस्तों ये मेन बात यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि जो F1PD उसमें तो सभी अशुद्ध गोल पीले होंगे, अर्थात ये हमारे पास आर आर वाई वाई हमारे को प्राप्त होगा। और F2PD के लिए हम 4 युग्मक निकालेंगे, उससे हम सारणी बनाएंगे। तो सबसे पहले हम दोनों कैपिटल लेंगे, कैपिटल आर और कैपिटल वाई। उसके बाद कैपिटल आर ले लिया और स्मॉल वाई ले लेंगे। उसके बाद स्मॉल आर ले लिया और कैपिटल वाई ले लेंगे। उसके बाद दोनों स्मॉल ले लेंगे, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये 4 युग्मक अपने को निकालने हैं। सबसे पहले दोनों कैपिटल, उसके बाद एक कैपिटल एक छोटा, उसके बाद कैपिटल और बड़ा, उसके बाद दोनों स्मॉल। तो इस प्रकार हमने यहाँ ये 4 युग्मक बना लिए। तो चारों युग्मकों को इस तरह से लिख दो, ये हो गया नर, ये हो गया मादा, और इस प्रकार इधर भी चारों को इनको लिख दो। तो इस प्रकार 4 लिख दिए, आर आर वाई और स्मॉल वाई। इधर भी हमने ऐसा ही लिख दिया। तो अब क्या करेंगे, इनको हम आपस में गुणा करेंगे, अर्थात इनका संकलन करवाएंगे। देखिए कैपिटल आर ये गुणा होगा इससे, अर्थात कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर ये गुणा होगा वापस इससे, ये गुणा होगा इससे, अर्थात कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर वापस ये गुणा होगा इससे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर वापस ये गुणा होगा इससे, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो इस प्रकार ये सभी ये गुणा होगा, पहले इससे फिर इससे फिर इससे फिर ये इससे। इसी प्रकार ये भी पहले इससे गुणा होगा, फिर इससे गुणा होगा, फिर इससे गुणा होगा, फिर इससे होगा। इसी प्रकार ये भी पहले इससे फिर इससे फिर इससे फिर इससे। तो इस प्रकार हमारी ये सारणी कंप्लीट हो जाएगी। तो अर्थात यहाँ हमको जो लक्षण प्ररूप मिलता है फिनोटाइप, उसमें गोल पीले अर्थात ऐसे जिसमें एक तो कैपिटल आर है और एक कैपिटल वाई है, उनको गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। देखिए दोस्तों 9 ऐसे पौधे हैं या 9 ऐसे अपने पास में पौधे हैं जिनमें कैपिटल आर और कैपिटल वाई है, अर्थात ये गोल पीले हैं 9, ठीक है। अब देखिए ऐसे देखो जिसमें कैपिटल आर है और स्मॉल वाई है। देखिए कैपिटल आर और स्मॉल वाई, ये रहा कैपिटल आर और स्मॉल वाई, एक ये रहा कैपिटल आर और स्मॉल वाई, एक ये रहा कैपिटल आर और स्मॉल वाई, ऐसे 3 है। अर्थात आर का मतलब क्या हो गया गोल,
स्मॉल वाई मतलब हरा, अर्थात 3 गोल हरे हैं। ठीक है दोस्तों। अब देखिए 3 झुर्रीदार पीले, अर्थात स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई। तो 3 क्या हो गए, झुर्रीदार और पीले। ठीक है दोस्तों। अब ऐसा देखिए कि स्मॉल आर और स्मॉल वाई है, तो ऐसा केवल यही है जिसमें स्मॉल आर स्मॉल वाई अर्थात 1। तो अर्थात हमको फिनोटाइप मिल जाएगा 9:3:3:3:1। ये हमारा लक्षण प्रारूप है, 9:3:3:1। दोस्तों इसका सीधा याद रखिए, क्योंकि इसमें सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी कि द्विसंकर संकरण का फिनोटाइप लिखिए, ये लक्षण प्रारूप लिखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु की अम्ल तथा क्षार से विक्रिया कैसे होती है? क्या यह सभी धातु तथा अम्लों से होती है? उदाहरण सहित समझाइए। क्लोरो क्षार प्रक्रिया किसे कहते हैं? समीकरण सहित समझाइए। इससे बने उत्पादों के उपयोग भी लिखिए। तो दोस्तों मैंने ये पूरा चैप्टर नंबर 2 पूरा डाल रखा है, आप वहाँ जाइए, मैं नीचे लिंक डाल दूंगा और आराम से इस क्वेश्चन को देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती क्रिया प्रतिवर्ती चाप क्या है? इस क्रिया को उदाहरण देकर समझाइए, चित्र भी बनाइए। तो ये भी मैं अब डाल दूंगा वीडियो अलग से। मनुष्य में पाए जाने वाले नर हार्मोन के 4 कार्य लिखिए। जो मनुष्य में नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, उसके 4 कार्य अपने को लिखनी है। कार्य के आधार पर तंत्रिकाओं के प्रकार बताइए। तो संवेदी तंत्रिका, प्रेरकीय तंत्रिका, इस प्रकार जो 4 तंत्रिकाएँ होती है उनको अपने को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है। बिंब लेंस से कितनी दूरी पर बनेगा? किनारे खींचिए। अर्थात यहाँ हमको लेंस सूत्र का उपयोग लेना पड़ेगा। अवतल लेंस है तो लेंस सूत्र 1/v - 1/u बराबर 1/f, ये लेंस सूत्र है। यह हमको फोकस दूरी f हमने को दे रखा है। प्रतिबिंब लेंस से अर्थात प्रतिबिंब v अपने को दे रखा है, u अपने को ज्ञात करना है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अथवा में किसी गोले दर्पण के लिए आवर्धन का सूत्र लिखिए। तो गोले दर्पण m = आवर्धन का सूत्र हो गया m - v/u, या m = h'/hb होता है दोस्तों। उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण कीजिए जब वस्तु अनंत व दर्पण की ध्रुवी के मध्य हो। तो दोस्तों मैंने पूरा चैप्टर नंबर 10 पूरा डाल रखा है। जो ये 23वां आपका क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको उसमें मिल जाएगा, तो आप वहां जाके देख सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार हमारे नंबर 2 मॉडल पेपर पूरा होता है। थैंक यू फॉर वाचिंग। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। अब हमारा तीसरा जो सीरीज है टेस्ट पेपर की वो जल्दी आने वाली है। उससे पहले मैं फ्लेमिंग के जो 3 नियम है वो डालूंगा, और श्वसन, उत्सर्जन, पाचन, हृदय ये डालूंगा, और हमारा जो मस्तिष्क है वो भी मेरे को वीडियो डालना है दोस्तों। तो मेरे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में।